देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो। आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ बैठे। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहां तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं
कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे। 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया, वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपए, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्र को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया, जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार, जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना, जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बना